समय कम है इसलिए मेरी अपनी कोई बात नहीं होगी। इसलिए मैं इस सत्र के अगले वक्ता के रूप में जिनका नाम हमारे सामने है रणजीत दास जी का, मैं रणजीत दास जी बांग्ला के सुपरिचित कवि गद्यकार हैं और 70 के दशक में बंगाल के जो कवि उभरे उनमें रणजीत दास जी का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। 2013 में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें रविंद्र पुरस्कार प्रदान किया। आपकी 12 काव्य पुस्तकें, 2 निबंध संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित है। आपकी रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद भी हमारे सामने है। मैं बहुत आदर के साथ रणजीत दास जी को अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। সবাইকে আমার নমস্কার। আপনাদের সবাইকে পশ্চিমবাংলায় রবি ঠাকুরের পুণ্যভূমিতে স্বাগত। বাঙালি কবি সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে এটুকু আমাকে বলতেই হবে। আমার 50-60 বছরের কবি জীবনের ইতিহাসে এই প্রথম, যা মূলত হিন্দিভাষী লেখকদের একটি সম্মেলন এবং যা বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে, সাহিত্য পাঠের বা কবিতা পাঠের সম্মেলন নয়, তাতে আমি বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছি। সময় কম, ফলে বেশি কথা বলবো না, কিন্তু বাংলাতে বলছি। आशा करी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। और एक दुखद बात ये भी है बांग्ला बोलने का मेरा, आई वॉन्ट टू पुट माई सेल्फ ऑन रिकॉर्ड दैट आई स्पोक टू यू इन बंगाली while addressing this multilingual conference, क्योंकि अभी इंडिया में जो हो रहा है, बांग्ला बोलने से रेस्ट ऑफ इंडिया यू आर हैरास्ड। तो ये बात तो सोच भी नहीं सकता मैं। बांग्ला बोलने भारतवर्षेर जे कोनो बहु प्रांते, और ये परिযায়ী श्रमिक का मुद्दा नहीं है, उसको कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। ये माइग्रेंट लेबर का बात आप मुझे मत बोलिए। तो वेरी बैड, वी आर वेरी हार्ट एंड एंग्री। इफ यू प्रोवोक बंगाल ओनली एट योर ओन पेरिल। तो आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेखक हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि ये बात जरा ध्यान में रखिए, ये बहुत गलत हो जा रहा है। সেই জন্যেই আমি আপনাদেরকে প্রতিবাদ স্বরূপ এই বাংলায় আপনাদেরকে বলছি, একটা কথাই জানবেন, আমাদের বাঙালিদের অনেক শর্টকামিংস আছে, বাট উই আর নট প্যারোকিয়ালস, উই লাভ ল্যাঙ্গুয়েজেস। যে কোনো বাঙালি দেখবেন, আপনি যদি হিন্দিভাষী হন, আপনার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলবেন, সেই হিন্দি শুনে আপনার বিরাট ইউ এনজয় গ্রেট ফান। তো এটুকু আপনাদের বলতে পারি যে বেঙ্গলে এসে আপনি হিন্দি বলুন, মালায়ালাম বলুন, তামিল বলুন, তেলেগু বলুন, সিন্ধি বলুন, উর্দু বলুন, কোনোদিন আপনি হ্যারাস্ড হবেন না। दिस इज रवि ठाकुर का गारंटी है। तो थैंक यू। अभी जो हिंदी में बोलता है तो आप सीधा मुद्दे पे आ जाइए। तो मैं हिंदी फिल्म का बहुत कदरदान हूँ, तो यह तक घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो? अरे सीधे मुद्दे पे आओ ना, बोलो ना कि तुम काजल को शादी करना चाहते हो। जा सिमरन, अपनी जिंदगी जी ले। तो I have written a short paper in English. I don't write in English of course. तो इसके लिए भी मैं आभारी हूँ प्रियंवद जी के, कि उन्होंने मुझे ये जो विषय है, मेरे रचनात्मकता मेरी दंड, इसके बारे में बातचीत करने के लिए मुझे बुलाया है। तो मैंने बोला तो मैं तो हिंदी तो बोलने थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, लेकिन लिख नहीं पाता, इंग्लिश में बोलने से चलेगा? तो उन्होंने बोला हाँ। तो इसलिए मैं आभारी मैं इसलिए हूँ कि ये आप मेरा पेपर आप सुनेंगे, थोड़ा 20 मिनट से ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट शायद। मैं आभारी हूँ कि ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये मामूली क्या, ये कभी बंगाल का क्या सुनाया है,
लेकिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कभी ये इंग्लिश में नहीं लिखता था, बट फॉर दिस इनवाइट, सो आई एम ग्रेटफुल टू प्रियंवद जी। तो फिर मैं मुद्दे में चला जाता हूँ। আমার সৃজনশীলতা, আমার দ্বন্দ্ব, এই তো বাংলা। সৃজনশীলতা আমাদের খুব পরিচিত बांग्ला शब्द। तो और द्वंद्व कल भी आलोचना हुआ है। द्वंद्व का बहुत अर्थ होता है, ऐसा होता है डिलेमा और डायलेमा। लेकिन डायलेमा एक चीज होता है जो आप डिक्शनरी अगर कंसल्ट करेंगे तो देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, डायलेमा इज दिस कि यू हैव टू बैड ऑप्शंस, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी दैट इज कॉल्ड डायलेमा, कि मैं बीजेपी को वोट दूं या तृणमूल को वोट दूं। दिस इज डायलेमा, एटलीस्ट इन द वेस्ट बंगाल कॉन्टेक्स्ट। तो फिर लेकिन यहाँ पर तो डायलेमा बहुत बड़ा अर्थ में लिया गया है, प्रियंवद जी ने लिया है, और मैं भी बहुत समझ सकता हूँ। और आई एम ए पोएट ऑफ द 70s, नक्सल पीरियड गुजरा मैंने, तो ये पापड़ तो हमने बहुत बेला है। ये सोशल कॉन्शसनेस, प्रोटेस्ट, समाज में क्या हो रहा है, बहुत विचार, ये इतना झेला है हमने, क्योंकि नक्सल पीरियड में पूरा कार्ल मार्क्स पढ़ने को लगा, माओ सेतुंग का रेड बुक भी हमने पढ़ा। हमारा हॉस्टल के में थकते तो पुलिस तो धरबे। तो इसके बारे में मैं पेपर पढ़ने के पहले दो बात करना चाहता हूँ, দুটো কথা আমি বলবো। এক, বাংলায় বলবো, আমি জানি আপনারা সবাই বুঝবেন। আমরা লেখক, কবি, শিল্পী, আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে আমরা কিন্তু ক্ষণকালের ব্যাপারী নই। हम ব্যাপারী नहीं है ক্ষণকাল की, আমরা মহাকালের প্রহরী। We guard the eternal values, human values। नहीं तो इटर्निटी बहुत बड़ा शब्द है। तो ये एक बात बहुत सोच की बात है। इसी तरह सम्मेलन में कल भी बहुत बात हुआ है, बहुत यंग राइटर्स ने बहुत आंतरिकता से बात की है, लेकिन मेरा आई स्ट्राइक दिस टू डिफरेंट नोट्स कि हम क्या है, हम क्यों लिखते हैं अभी भी, जो बहुत अच्छा बोले है भटिया जी ने। एक बात यह है कि हम खनकाल की व्यापारी नहीं हैं, हम महाकाल की प्रहरी हैं। इसीलिए हम लिखते हैं टू गार्ड द इटर्नल वैल्यूज, गार्ड द इटर्नल ह्यूमन वैल्यूज। 4000 साल में कोई उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये आप बात समझ लीजिए। ऋग्वेद का जो कवि है वो जिस वैल्यूज से कविता लिखते थे, अभी मैं जो कविता लिखता हूँ वो एक ही वैल्यूज। और दूसरी बात ये, साहित्य का आलोचना में एटलीस्ट इन द बंगाली कॉन्टेक्स्ट ये इतना एकेडमिक हो गया है कि साहित्य की आलोचना में सोशल स्टडीज आ जाता है। पूरा के पूरा सोशल स्टडीज के पोस्टमार्टम टेबल में आपका लिखा, आपका कविता, आपका रचना वो फेंका जाता है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन सोशल स्टडीज तो साहित्य का शास्त्र नहीं है। साहित्य का शास्त्र तो सोशल स्टडीज नहीं है। साहित्य सोशल स्टडीज को गवर्न करता है, बट साहित्य इज नॉट बाउंड बाई सोशल स्टडीज। तो साहित्य का शास्त्र क्या है? नंदन शास्त्र, रस शास्त्र, दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, एस्थेटिक्स। कोई भी ये बात नहीं हो रहा है लास्ट 50 ईयर्स सारा दुनिया में, बस सोशल स्टडीज ही चलता रहता है और ये ऐसा चलता है। ये बहुत गलत बात हो रहा है। तो हम जो लेखक हैं, हम जब अपना विचार करने को आएंगे तो ये दो बात याद में रखना बहुत जरूरी है। सो इतना सोशल स्टडीज क्यों हुई? तो मेरा ये शॉर्ट पेपर, इसका नाम मैंने इसलिए रखा है, मैं डिलेमा शब्द अवॉइड किया है, उसका बारे में बहुत बातचीत हुआ है, मेरा भी बहुत बोलने का है। लेकिन संक्षेप में मैं एक बात बोलूँगा
तो कल जो लास्ट में जो वक्ता बोले थे, लेखक बहुत बढ़िया बोले थे, और ये भी बोले थे कि जिस बड़ा लेखक बोलता है कि मेरा कोई द्वंद नहीं है, तो वो बहुत गर्वित है। तो मैं तो उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका लेखा शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। द्वंद ही रहना चाहिए, द्वंद वगैरह वगैरह। तो इसमें भी मेरा एक डिफरेंट नोट है, वो ये है कि मैं 60 साल से कविता लिखता हूँ, 12 किताबें हैं मेरा। तो फिर कविता क्यों मैं लिखता हूँ, और कविता का काम क्या है समाज में, तो इसके बारे में मेरा तो कोई सोच विचार अच्छा होना चाहिए। तो इसको अगर मैं सोचूं कि ये भी मेरा हर दिन का द्वंद है, आई डोंट थिंक इट्स वेरी नॉर्मल। तो आप मुझे सोचेंगे को जो लेखक है कि शायद तो मैं बोलूँगा मेरा कोई द्वंद नहीं है। द्वंद का जो अर्थ यहाँ पर कर जा रहा है, मेरा कोई द्वंद नहीं है। तो आप पूछेंगे तो फिर आपका क्या, क्यों लिखते हो? तो मैं बोलूँगा आई राइट टू एम्पावर द ह्यूमन हार्ट्स। आर्ट एम्पावर्स द ह्यूमन हार्ट्स, दैट्स इट। मैं सोचता हूँ मेरा कविता कोई नहीं पढ़ता, कोई इसका कोई मूल्य नहीं है, समाज बोलता है ये बेकार की काम है, तो इसलिए मैंने बहुत बड़ा नौकरी कर लिया, लिखाई पढ़ाई किया, तो ये कोई मुझे कोई ने बोल नहीं पाया, बिकॉज आई ऑन द सिविल सर्विस। लेकिन बात ऐसा है, लेकिन हम लिखते हैं टू एम्पावर द हार्ट्स, ह्यूमन हार्ट्स, और ह्यूमन हार्ट्स का जो वैल्यूज है वो सारे के सारे इटर्नल वैल्यूज है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये खंडकाल के इतिहास से आप अपना साहित्य को पूरा ये मत कीजिए, दबाइए मत। सो द टाइटल ऑफ माई शॉर्ट पेपर इज माई क्रिएटिविटी एंड इट्स चैलेंजेस। The word creativity evokes two primary images in my mind. The image of a solitary farmer tending his seedbed in the morning mist, and the image of a child drawing clouds and birds in the sky in his drawing book in the lantern light. ये मेरे बारे में है, lantern light में हमने पढ़ा सुना किया है। This image informs me that growing paddy and writing poetry are only two sides of the same coin called creativity of man. I feel that creativity of imagination must draw its inspiration from the creativity of nature at all times. As a poet, I feel the power of creativity inside me. वही जो मैं बात बोल रहा था, द्वंद कुछ नहीं है। I feel the power of creativity. I am a creative person. That's a very special thing. I am a very powerful man in the society, in the social context. तो इसके लिए मुझे तो कोई झंडा लेना नहीं पड़ता है, मेरा साहित्य मेरा झंडा है। तो ये सोच भी होना चाहिए कि हम कोई ऑर्डिनरी मामूली आदमी नहीं है। आई एम ए राइटर, आई एम ए पोएट। सो एज अ पोएट आई फील द पावर ऑफ क्रिएटिविटी इनसाइड मी. It's pervading my mind, my thoughts and my feelings, and taking charge of my heart and soul. This creativity, evoked in my yearning to become a poet, empowers me with a tremendous sense of love and pain, almost at unbearable levels. Through the mindset of this creativity, I grasp the nature of human sorrows and sufferings and comprehend the power of good over evil. Another striking aspect of this creative power is that it enables poets and artists to overcome all constraints of social reality around them. They go on producing art no matter how adverse their circumstances are. I state this from my personal experience. I was not born with a silver spoon in my mouth. On the contrary, I was born into a very poor and struggling refugee family from erstwhile East Bengal, which migrated to Assam in 1948 after the partition of Bengal. And I was born in 1949, the eldest of 6 children of my parents, amidst the family's day-to-day struggle for survival. I lived and grew up through this struggle.
And yet, I have found enough of life's joy and wonder in this beautiful world to start writing poetry as a schoolboy. My family, from a deeply rural background, didn't have much light of education and urban culture. Books of literature were rare things in our household. Fortunately, however, a copy of Rabindranath Tagore's Sanchayita, a vast collection of his poetry, আপনাদের অনেকেরই সেটা চেনা হয়তো, সঞ্চয়িতা গুরুদেবকার নাম. However, fortunately, a copy of Rabindranath Tagore's Sanchayita, a vast collection of his poetry, which was almost ubiquitous in most Bengali households at the time, in many households में भी था, was there in our house too. And this book, this Sanchayita, was my first light, my first Gurukul, my first temple of poetry. With the help of my poetry-loving mother, I got immersed in the Tagorean world of verse. Today, when I recall the almost miraculous presence of this book in our impoverished home, suffusing my consciousness with the beauty of poetry, I realized that creativity is essentially a spiritual power. That's why this power is never subjugated by mundane adversities. Rather, I even wondered that, but for my struggling background and my constant encounter with adversity since childhood, I might not have become the poet I am today. And it's a fact that through all adversity, I have been able to write poetry since the age of 15, uninterruptedly for the last 60 years, and produced 12 volumes of poetry to my credit. Pressure is a privilege. Billie Jean King, the great lady of world tennis, famously said, and this saying is displayed in the center court of New York's tennis stadium. I have felt the truth of her words. Pressure is a privilege for writers. Pressure should be there. So that's where Dant comes. Again, in a different sense. लेकिन मैं किस लिए लिखता हूं, इसके बारे में मेरा कोई दंड नहीं है. Number 2, challenges to artistic creativity are many. इसीलिए मैं दंत को चैलेंज के एस्पेक्ट से बोल रहा हूं. ठीक है. Challenges to artistic creativity are many. So are the dilemmas of an artist. My own dilemma as a poet is to live up to the ideals of poetry, the ideals of love and compassion, of beauty and goodness, of overcoming my poetic solitude to comprehend the solidarity of mankind. These are not actually dilemmas, but crises of my personal shortcomings as a human being, aspiring to attain the spiritual status of a poet. It's my problem, and I have to deal with it all alone, which I do at every moment of my waking life. ये हम आप पर नहीं छुपते हैं, पाठक पर भी नहीं छुपते हैं. ये मेरा अपना लड़ाई है. तो this is my dilemma. I don't have any other dilemmas as far as I am a poet. But there is one challenge to our creativity in these modern times about which I want to draw your urgent attention. It's the challenge posed by some harmful views of Western modernism dominating the artistic minds of the world. I am deeply aware of this challenge and have taken up a personal cause to combat it through my writings. It's about my ideological campaign against the modernist worldview. I find this worldview seriously flawed in its two fundamental concepts: the concept of alienation and the concept of existential despair. ये existential एक word आया है ओएस से, बस ये तो बीज मंत्र हो गया है. क्या existential angst, urban angst, कितने सारे बातें होती है, PhD होती है, एकेडमिक सेमिनार्स होते हैं. मेरा दिमाग में नहीं आता, क्यों मैं बोलता हूँ. A modernist worldview is seriously flawed in its two fundamental aspects. One is the concept of alienation, and another is the concept of
existential despair, hatasha ki. And I hold that this Western worldview, with its extreme individualism and its irrational sentiment of existential despair, has greatly vitiated the modern literary minds of non Western countries, which have their own ancient philosophies of joy and wonder and family happiness. I would emphasize the last ये family happiness. ये आप अगर सोचेंगे, हैप्पीनेस के बारे में हम बहुत दार्शनिक आलोचना करते हैं और कोई खोज नहीं पाते कि इसका संज्ञा क्या है, डेफिनेशन क्या है. तो मेरा एक विचार है, हैप्पीनेस कोई पर्सनल चीज नहीं होता है. आई बहुत लग्जरी में हूँ, कंफर्ट में हूँ, बहुत पैसा है मेरा, ये हैप्पीनेस नहीं है. हैप्पीनेस इज ए कॉन्सेप्ट, इंट्रिंसिकली फैमिली हैप्पीनेस. और ये इंडिया सिखाता है दुनिया को. हाँ, तो हैप्पीनेस को फैमिली हैप्पीनेस के हिसाब से कोई नहीं आलोचना करता, ये मेरा कॉपीराइट है. लेकिन हैप्पीनेस को अगर आप समझना चाहते हो कि हैप्पीनेस क्या है, तो आपको फैमिली लाना पड़ेगा. आपका कोई फैमिली नहीं तो आपका आसपास को जो लोग हैं, दुनिया वसुधैव कुटुंबकम पे आपको जाना पड़ेगा. लेकिन हैप्पीनेस इज फैमिली हैप्पीनेस. हैप्पीनेस कोई इंडिविजुअल हैप्पीनेस नहीं होता. तो मैंने अभी क्या बोला, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज which have their own ancient philosophies of joy and wonder and family happiness. The virus of individualism has caused a pandemic of existential gloom in world literature. And time has come to fight this virus with the vaccine of cosmic joy. Since existentialism is the presiding philosophy of modernism that advocates primacy of self over society, all modernist writers and thinkers swear by its three core beliefs as follows. Number one, self is alienated from the universe. Hence, man is alone and helpless in this indifferent, hostile world. For survival, he must fend for himself. Therefore, disenchantment and despair are his existential fate. Number two, self is superior to society. Self is superior to society. Only what is private is sacred. Society is corrupt and rotten. And lastly, the grand maxim of existentialism, ये सार्त्र का कहना है, being and nothingness. Existence precedes essence. इसके बारे में मैं ज़्यादा लिखा है, सब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये प्रॉपर फिलोसॉफी का बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के सुनाता हूँ. Let me examine the notion of alienation first. ये एलिनेशन से हम बहुत जुड़े हुए हैं. अब तो बंगाली लेखक तो बहुत सारे जुड़े हैं. निसंगता, यहाँ से सब कुछ आता है. व्यक्ति और निसंगता. एक व्यक्ति है हम, हमारा एक निसंगता है. समाज दूर है, दुनिया दूर है, अलग है. आदर, सेल्फ एंड आदर. तो ये तो आप विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे, मैंने विश्वविद्यालय नहीं पढ़ा है. आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइंस. Let me examine the notion of alienation first. I have always failed to understand how, in the highly rational and scientific realm of philosophy, this self-obsessed, unrealistic sentiment that man is alienated from the world could gain intellectual currency in the first place. Because man is the child of nature and sustained at every moment with our air, water, food, shelter, and nourishment throughout his entire living life. And it is nature which endows him with two fundamental life-enhancing faculties: the faculties of perceiving beauty and of falling in love. Hence, this idea of alienation is rationally and scientifically wrong to start with. Then how come this merely narcissistic crybaby sentiment, this so-called alienation, this merely narcissistic crybaby sentiment could be considered by modernist philosophers as a valid intellectual truth? I don't think it necessary to argue further against this delusion of alienation. And I would like to conclude with two relevant quotes, one from science and another from poetry, in my favor. In a recently published popular science book titled
The Shortest History of the Universe, 2022, Picador, India. The Shortest History of the Universe, its author David Baker, who is a scientist himself. Its author David Baker broaches this question of alienation, and he clearly states the scientific view, discarding the illusion of alienation. Discarding the illusion of alienation in this memorable quote. तो डेविड बेकर जी क्या बोल रहे हैं, सुनिए थोड़ा ध्यान से. कोट वो बोलते हैं, इंट्रोडक्शन में भी आए, अंदर भी आए, बिकॉज ही थॉट इट इंपॉर्टेंट. तो क्या बोला है डेविड बेकर साहब ने? When you look into the night sky, we are not looking at the universe. We are the universe looking at itself, unquote. When we look into the night sky, we are not looking at the universe. We are the universe looking at itself. I hope this statement settles the issue. Now I would quote from our own great poet Rabindranath Tagore, who prophetically wrote these lines in a song from Gitanjali, 1910. আমার নয়নে তোমার বিশ্ব ছবি देखिया लुईते साध जाए तब कवि. ये गाना है, बहुत मशहूर गाना है रविन्द्रनाथ का. हे मोरो देवता भूरिया देह प्राण, मैंने कविता लाए, पीछे अगर टाइम होगा मैं पढ़ के सुनाऊंगा. तो ये दो लाइन अभी ऑपरेटिव है. আমার নয়নে তোমার বিশ্ব ছবি देखिया लुईते साध जाए तब कवि. In Tagore's own translation, these two lines read, My poet, is it thy delight to see thy creation through my eyes? Doesn't it sound like a prescient rendering of David Baker's line? We all along regarded these lines of Tagore as a familiar mystic vision of the poet, and now, 110 years later, they strikingly resemble a perfectly scientific statement in a book of science. This is the beauty of Tagore, and this is the beauty and wonder of the universe, which reveals its sublime truths to poets and seers much before they are affirmed in science. So I think I should stop here. I have exceeded my time. Thank you very much. तो आपने बताया कि किस तरीके से लेखन में जो चुनौतियां हैं उनके बारे में आपने महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया, और यह भी बताया कि हम क्यों लिखते हैं. इस अमानवीयता के जो बरक्स संवेदनशीलता जो है अर्जित कर सके, या उसका स्पेस जो है वो किस तरीके से और अधिक बना सके.